अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम हौसला है बुलंद नामक प्रेरक धारावाहिक का चौथा भाग लेकर उपस्थित हैं। हौसला है बुलंद इस धारावाहिक को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर की वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर उषा शुक्ला मैम द्वारा वास्तविक परिस्थिति से कुछ पात्र लेकर कांता समेत उपदेश की मधुर शैली में बहुत ही रोचक तरीके से बुना गया है। हौसला है बुलंद के भाग 4 की कहानी हम सुने इसके पूर्व इस कहानी के कथाकार डॉक्टर उषा शुक्ला मैम का मैं प्रमोद श्रीवास्तव अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भावभीना स्वागत करता हूँ। इस रोचक कहानी को देख रहे सुन रहे आप सभी जिज्ञासुओं का भी मैं हृदय तल से स्वागत करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की कहानी प्रस्तुत करने के लिए बड़े ही आदर व सम्मान के साथ हम आमंत्रित करें डॉक्टर उषा शुक्ला मैम को। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। इसके पूर्व कि मैं अपनी बात शुरू करूं, सर्वप्रथम आपको साधुवाद देना चाहूंगी इस विचार मंच की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए। इस विचार मंच से हमारे सभी प्रबुद्ध साथियों को जोड़ने के लिए और समाज में एक प्रेरणात्मक माहौल का विकास करने के लिए एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। और अभिनंदन हमारे उन साथियों का जो प्रति सप्ताह हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। इन सब से भी ज़्यादा हमें ज़रूरत है एक ऐसे सुलझाव की इस परिस्थिति में। परिस्थितियाँ अभी भी बेकाबू हैं, हमें इन परिस्थितियों में अपना रास्ता ढूंढना है, क्योंकि स्पर्श ने कहा था कि शिक्षा एक पेशा नहीं हो सकता। एक शिक्षक एक पेशेवर माहौल में रहे ये असंभव है, क्योंकि शिक्षण केवल स्वांतः सुखा नहीं किया जाता, बल्कि ये किसी अन्य व्यक्ति के सीखने में एक अपनी प्रबल भागीदारी निभाता है। ऐसी परिस्थिति में सीखने की प्रक्रियाओं में नित्य बदलाव आता रहता है, जो कि हमने देखा इस कोरोना काल में। हम सब इन परिस्थितियों में किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को हम चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहे। शिक्षकों को लगातार आकस्मिक निर्णय लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो तयशुदा तरीकों के साथ अपने आप को नहीं ढाल सकते। समय और सोच के संदर्भ में हमें प्रतिदिन बदलना ही पड़ता है। इसलिए एक शिक्षक के कार्य की विशेषताओं पर यदि हम चिंतन करते हैं तो शिक्षक व्यवसाय का मुद्दा सबसे पहले सदाचार और नैतिकता का मुद्दा है। यदि हमारे आचरण में सत्यता है, यदि हम उन जीवन मूल्यों को अपनाने की कोशिश करते हैं जो सारी समाज के लिए, मानवता के लिए आवश्यक है, तभी हम सच्चे शिक्षक हो सकते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में जिन हमारे शिक्षक साथियों ने अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उन सबको मैं साधुवाद देती हूँ और साथ ही साथ ये आह्वान करती हूँ कि शिक्षण के लिए एक व्यवस्थित ज्ञान की आवश्यकता तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ परिस्थितियों को पहचान कर तदनुरूप निर्णय लेने, तदनुरूप कार्य करने और अपनी योजना बनाने की भी बहुत ज़रूरत होती है। एक शिक्षक का काम
पूरा का पूरा योजना पर ही अवलंबित होता है। यदि हम पूर्व निर्धारित योजना से अलग हट जाते हैं तो भी उन परिस्थितियों में भी अपनी तात्कालिक बुद्धि से निर्णय करते हुए हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही है। और ये हमें इस परिस्थिति ने भली भांति सिखा दिया है। इसके पूर्व हमारे जो 3 आपसी विचार विमर्श हुए हैं, उन विमर्शों के माध्यम से बहुत कुछ आपने समझा है, बहुत कुछ जाना है। ये कहानियाँ छोटी छोटी सी जरूर हैं, लेकिन हमें प्रेरित करने के लिए, हमें एक राह दिखाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। अब तक हमने देखा कि पढ़ाई किस तरह चल रही है और किस तरह बदल रही है हमारी पिछड़ी हुई परंपराओं को, किस तरह बदल रही है अपने लोगों की सोच को। समाज में इसी बदलाव का नाम है शिक्षा। केवल पाठ्यक्रम की पूर्ति कर देना शिक्षा नहीं है, बल्कि हमारे आसपास, हमारी कक्षा में जो बालक हैं उन्हें एक अच्छा और सच्चा नागरिक बनाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो चलिए, पिछले 3 विचार चर्चाओं में हमने बात की थी रेखा मैडम की एक पढ़ने में होशियार बालिका मुनिया की और उसके परिवार की। हमने पिछली बार तक देखा था कि कैसे माधव बाजार में जब गलती करता है हिसाब किताब में, तब उसे भी इस चीज का आभास होता है कि उसे भी गुणाभाग सीखना जरूरी है। ये छोटी छोटी सी परिस्थितियां हम देखते हैं कि हमारे आसपास बच्चे और उन अभिभावकों के सामने आती हैं। शिक्षक को इतना तत्पर होना है कि ये ऐसी समस्याएं जब व्यक्ति के सामने आए तब उन्हें पढ़ाई के महत्व से सुपरिचित कराएं। यदि उनके मन में अपने आप ये चीज़ नहीं आती है तो हमें करना है। और इसीलिए मेरा और आपका आपसी विमर्श का मतलब भी यही है कि हमें इन स्पर्श बिंदुओं को समझना है और तदनुरूप हमें अपने कार्य और व्यवहार में रूपांतरण लाना है। चलिए, तो अगली कहानी हम प्रारंभ करते हैं। अब माधव को गुणाभाग सीखने की इतनी तत्परता थी कि उसने चाय भी बना ली थी। तो जैसे ही चूल्हे पर चाय चढ़ी देखी, मुनिया छटक कर उठ गई और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। आज तो उसको मजे से बैठना है और सीखना है और सिखाना है, और सीखने सिखाने में उसे चाव आता है तो वो भली भांति कर भी सकती है। तो वह अपनी किताबें खोली, उसने अपने आसन पर बैठी और माधव को गुणा सिखाना शुरू कर दिया। जब वह गुणा सिखा रही थी तो उसके सामने थोड़े से पत्थरों का ढेर भी था, थोड़ी सी पत्तियों के गुच्छे भी थे, और पुस्तक भी थी, कॉपी भी थी, स्लेट भी थी, और सबके साथ धीरे धीरे समझाते हुए वो माधव को गुणा सिखाने लगी। आज उसको बहुत अच्छा लग रहा था। जो लड़का चकरगिन्नी की तरह पूरे गांव में भटकता फिरता था, आज 2 घंटे से कठिन सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है। चलो, कुछ तो अक्ल आई। लेकिन ये थोड़ी देर की खुशी थी लगता है। बाहर से कोई पुकार रहा था, बहुत देर से आवाज आ रही थी। मुनिया को बहुत गुस्सा आ रही थी, क्या कर डाले। कोई माधव कोई पुकार रहा था,
लेकिन माधव माधव अपने गुणा भाग में इतना उलझा हुआ था कि उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। अब मुनिया को बहुत गुस्सा आया, जरूर कुंदन होगा, बड़ी मुश्किल से लड़का पढ़ने के लिए बैठा है, अगर आज उसकी बातों में आकर बाहर निकल जाता है तो फिर गया, आज गया सो गया, आगे से रोज के लिए आवारागर्दी शुरू हो जाएगी। वैसे भी उसका पैर थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, अब वो चल सकता है, तो अब तो उसको रोकना तो बड़ा कठिन हो गया है। मुनिया ने अपना सिर पकड़ के बैठ गई, क्या करे। माधव तो गुणा भाग में उलझा हुआ था, इसलिए उसने उठने की कोशिश नहीं की। कुंदन ने 8-10 आवाजें दी, फिर धीरे धीरे चलकर अंदर ही आ गया। माधव ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बिठा लिया। कुंदन कुछ बोल ही नहीं पाया। मुनिया को बहुत जोर से गुस्सा आई, अब ये ले जाएगा लड़के को, क्या करे, जाने दो, कुछ भी हो, मैं तो जाती हूँ, दाल चावल चढ़ाना है, बापू थोड़ी देर बाद खाने के लिए कहेंगे। सो मुनिया उठकर चूल्हे पर दाल चावल चढ़ाने के लिए चली गई। आज माधव का मन इतना लग रहा था कि वो कुंदन से उसने बात भी नहीं की। वो अपने सवाल पर सवाल किए जा रहा था, जो कि मुनिया ने उसको बता दिए थे और कुछ पुस्तकों में भी थे। अब कुंदन क्या करे। कुंदन भी माधव के साथ गुणा में उलझ कर रह गया। गुणा उसकी भी कमजोरी थी। माधव के साथ जब उसने कुछ सीखा समझा तो उसको भी अच्छा लगा और इस तरह से दोनों मित्र मिलकर गुणा के सवालों से जूझे जा रहे थे और उस गांव की पहली मोहल्ला क्लास का श्री गणेश हो गया था। भले ही 2 बालक थे, लेकिन आपस में मिलकर सीखते सिखाते हुए युग्म शिक्षण विधि से अपना प्रयास कर रहे थे। मुनिया चौके में से कनखियों से देखती हुई बड़ी खुश हो रही थी, बहुत खुश। साथियों, मुझे लगता है कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो हमारी कक्षाओं में चल रही है, उसको हमें कहीं ना कहीं जीवन के वास्तविक संदर्भों से जोड़ना ही पड़ेगा। बच्चों की जिंदगी को, उनके विचारों को कक्षा में जब तक हम जगह नहीं देंगे, जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, संभवतः हमारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि अध्ययन अध्यापन के कार्य में एक प्रकार की स्वतंत्रता, एक प्रकार की स्वायत्तता का विकास हमें करना ही होगा। तभी शिक्षण एक आनंददायी अनुभव के रूप में पनप सकेगा। वह आनंददायी अनुभव जिसका अनुभव कर रहे हैं माधव और कुंदन। कोई शिक्षक नहीं, कोई कक्षा नहीं, कोई शाला का बंधन नहीं, अपने घर में आपस में एक दूसरे से नोक-झोंक करते हुए गुणा के सवाल, भाग के सवाल किए जा रहे हैं। अब कहानी यहाँ आगे बढ़ती है। कुंदन माधव को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई में ही रम गया था। अब बहुत देर हो गई, 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चे अपने सीख रहे थे, चौहल कर रहे थे, कहानी की पुस्तकें पढ़ रहे थे, कहीं चित्र देख रहे थे। महेश चाचा जो कुंदन के पिता थे, उनको लगा पता नहीं कुंदन कहाँ चला गया। रोज तो खेलते खालते एक बार आ जाता है, भोजन का समय हो चुका था। तो जब
महेश चाचा ने देखा कि अभी तक कुंदन का पता नहीं है, तो उसको ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि कुंदन माधव के साथ कुछ पढ़ रहा है। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना जानते थे कि पढ़ाई क्या होती है। रोज कंचे खेलने वाले लड़कों के साथ उसको देखते थे और कान पकड़कर उनको उठाकर लाना पड़ता था। लेकिन आज देखा तो उन्होंने बहुत शाबाशी दी और उन्होंने कहा, बेटा कल से तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठेगा माधव के साथ पढ़ने के लिए। इसी तरह से लाखन जो वहां कंचे खेलता था, अब वो अकेला हो गया था, तो वह भी घूमते घामते माधव के यहाँ तक आ गया था। अब वो सारे साथी मिलकर 4 हो गए थे। 2 मित्र थे माधव के और एक मुनिया। मुनिया सबसे बड़ी थी, तो सबको सीखने में सहायता कर रही थी। बाकी बच्चे सीख रहे थे, आपस में चुगल भी कर रहे थे। रेखा मैडम समय समय पर आती थी, बच्चों की पढ़ाई का जायजा लेती थी, ज़रूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी करती थी। एक आध पुस्तक भी दे जाती थी, तो वो बच्चों को बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब लाखन के घर का बरामदा छोटा पड़ने लगा था। पड़ोस में रहने वाले बंशीधर मामा को अब इन पर दया आई और वो पहुंचे। किसी तरह मिन्नतें करके उन्होंने पंचायत भवन की पर्ची में इनको जगह दिला दी। जगह दिलाई वहां तक तो ठीक है, उन्हें थोड़ा बहुत रेडियो सुधारने का काम आता था। सो उन्होंने किसी का बिगड़ा हुआ टीवी जो आया हुआ था, वो लेने नहीं आया था, उस टीवी को भी सुधार कर पर्ची में लगा दिया। अब रेखा मैडम ने पाया कि दिन भर के पूरे कार्यक्रम का पालन बड़े मजे से हो रहा था। बच्चे पढ़ भी रहे थे, बच्चे खेल भी रहे थे, रेडियो भी सुना जा रहा था और किताबों में पढ़ कर स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ आसानी से सीखा जा रहा था। अब रेखा मैडम गाहे बगाहे नहीं, रोज इनके पास आती थी और इनकी कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयास करती थी और उनको किसी तरह से प्रेरणा दे देकर, कुछ नया काम दे देकर उनको पढ़ाई में मशगूल रखने में अब सफल हो चली थी। इस प्रकार से एक छोटे से टॉपिक को लेकर ये बच्चों की मजलिस शुरू हुई, जो आपस में सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को आत्मसात करते हुए पूरी हुई। यानी जो शुरुआत हो वो अच्छी हो तो अंत हमेशा भला ही होता है। इस तरह से एक व्यवस्थित और सुविधा संपन्न, साधन संपन्न एक मोहल्ला क्लास का श्री गणेश हो गया था, जहाँ बच्चे सीख रहे थे और दिन भर के सारे टाइम टेबल का पालन भी कर रहे। साथियों, आपसे संवाद की इस तरह की प्रक्रियाएं यदि शिक्षक और बच्चों के बीच में चल रही हों तो वो सबसे अच्छा सीखने का तरीका हो सकता है। कक्ष में संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि यदि संवाद की संस्कृति पनपती है तो न केवल बच्चों के सीखने की गति बढ़ती है,
बल्कि उनको सही समझ बनाने में भी सहूलियत होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का दस्तावेज यहाँ शिक्षकों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो स्वयं और बच्चों को आपस में अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन बड़े खेद की बात है कि यही अंतःक्रिया पिछले कुछ वर्षों से हमारी शालाओं से गुमसी हो गई थी। कारण भले ही जो कुछ भी रहा हो, कुछ शिक्षक साथी ये कहते हैं कि उन्हें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, या उनके पास दायित्व इतने सारे हैं, बच्चे इतने सारे हैं, कक्षाएं इतनी सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसी अंतःक्रिया कहीं कमज़ोर पड़ी थी। आज शिक्षार्थियों की समझ को समेकित करने के लिए रचनात्मक रूप से उनकी समझ की सीमाएं बढ़ाना जरूरी है। विशेष रूप से इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें बच्चों को ये अवसर देना है कि वो आपस में अपने अनुभव साझा कर सके बिना कोई विवाद के। बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ और शिक्षकों के साथ अगर अनुभवों का आदान प्रदान नहीं हो पाया तो इस परिस्थिति में शिक्षा तंत्र की मजबूती खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अवधारणात्मक समझ का विकास करने के लिए एक बार बच्चों को फिर से उनके अपने आसपास के माहौल से जोड़ना ही पड़ेगा। कुछ पाठ्यपुस्तक, चित्र, फिल्म, कुछ अनुभव, कुछ ऑनलाइन प्रेरणा के कहानियां हैं प्रेरक, या कुछ कार्य है, असाइनमेंट वर्क हैं जिनके लिए बच्चे तैयारी करें, और इसके माध्यम से हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इस वर्तमान परिस्थिति में भी सक्रिय रखना ही होगा। अब चलिए, माधव और कुंदन दो थे, दो से उनका एक और मित्र आ गया, साथ ही साथ मुनिया, और ये 4 हो गए थे जो पंचायत की पर्ची में आनंदपूर्वक एक दूसरे से आपसी संवाद के माध्यम से, अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखना जारी रखे थे। इसके अलावा और 2-3 कक्षाएं थीं जो अलग अलग स्थानों पर लग रही थी। एक अपने सहयोगी साथी को लगा रखा था रेखा मैडम ने, जो उनको समय समय पर देखते रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आशा उन्हें इसी समूह से थी कि शायद ये समूह ज़्यादा अच्छी तरह से सीख रहा है। लॉकडाउन खुल गया था, 10-12 दिन ऊपर से हो गए थे, थोड़ा सा वाहनों का आना जाना, यातायात के अवसर मिलने लगे थे, और ऐसी परिस्थिति में अब रेखा मैडम को पारुल की चिंता सताए जा रही थी। ये पारुल कौन है? अब हम इस कहानी को पीछे ले चलते हैं। पारुल रेखा की बेटी का नाम है। रेखा ससुराल वालों से जिद करके अपने पिता को देखने तो चली आई थी, और 4 घंटे के बाद पिता चल बसे थे। गमगीन माहौल में रेखा ने बहुत दिन काटे थे, बहुत सी विपदाएं झेली थी। ससुराल से पति 2 घंटे के लिए बैठने के लिए जरूर आए थे, लेकिन उसको चलने के लिए किसी ने नहीं कहा।
रेखा भी स्वाभिमानी थी, अपने आप नहीं गई अपनी ससुराल। पिता के अंत्येष्टि कार्यक्रम के बाद धीरे 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 करके सारे मेहमान चले गए थे। दो बहनें जो विदेश से आ गई थी, वो भी 1-1.5 माह के बाद अपने अपने शहरों में चली गई थी। दुखियारी माँ और बेटी दोनों साथ साथ रह रही थी। लेकिन ये क्या, नियति तो अपना खेल रच रही थी। जैसे ही सारे मेहमान विदा हुए, एक नई समस्या सामने थी। रेखा ने ससुराल तो छोड़ दिया था, लेकिन उस वंश का बीज अपनी कोख में लेकर चली आई थी। वही बेटी पारुल अब 8 साल की हो गई है और देहरादून स्कूल में पढ़ाई कर रही है। लॉकडाउन हुआ तो आसपास के बच्चे तो अपने अपने घरों में पहुंच गए, लेकिन पारुल तो जैसे कैद हो गई थी। उस दून स्कूल के बच्चों में से 32 बच्चे आज भी मैट्रन की निगरानी में उसी हॉस्टल में निवास कर रहे हैं। अब जब आने जाने की सुलभता हुई तो रेखा मैडम का मन जैसे लग ही नहीं रहा था। कैसी होगी बेटी? रोज फोन पर तो बात हो जाती है, लेकिन चिंता तो खाए जा रही है ना। सो आने जाने की सुलभता हुई तो रेखा पारुल को लेकर आ गई थी। अब प्रश्न उसके भविष्य का है। यहां रेखा मैडम दोराहे पर खड़ी थी। 70 दिन की सांसत के बाद बेटी को लाई थी। अभी ये सत्र तो जैसे तैसे निकालना ही है, लेकिन आगे भी क्या उतनी दूर अपनी बिटिया को भेज सकेंगी? क्या इस गांव में वो सब संभव हो सकता है जो उन्होंने पारुल के भविष्य के लिए सोचा है? रेखा मैडम इसी सब में सोच में पड़ी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी लिए आगे बढ़ रहा था और एक झटके के साथ गाड़ी गांव के चौपाल के बाजू में जाकर रुक जाती है। ड्राइवर ने कार रोकी और दरवाजा खोल दिया। सामने मुंह पर गमछे और रुमाल बांधे लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर, कोई बोरियों पर, कोई पत्थर की चट्टानों पर बैठे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। माँ बड़े अच्छे तरीके से पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुना रही थी। बच्चे बूढ़े बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। क्या वह और उसकी माँ मिलकर पारुल को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? क्या गांव के सरकारी स्कूलों में सीखने की पूरी सुविधाएं नहीं जुटाई जा सकती? प्रश्न दर प्रश्न मन विचलित था। आज जब ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से कक्षाओं की शुरुआत करने में हम पूर्णतया सक्षम हैं, तो क्या वो अपनी बेटी के भविष्य के विकास के लिए ऐसी किसी तकनीक का सहारा नहीं ले सकती? प्रश्न चले आ रहे थे और रेखा मैडम कार से उतरकर नीचे आ रही थी। मन निर्णय कर रहा था कि क्या इन ऊंचे और नामी स्कूलों के इंद्रजाल को तोड़ना आवश्यक हो गया है। क्या वह अपनी बेटी को इस गांव के माहौल में रखकर ये नहीं पढ़ा सकती? क्योंकि जीवन ऊंचे संस्थानों में विकास नहीं करता, बल्कि जीवन की सच्चाइयों में रहकर पनपता है। और जहां तक उसकी अपनी बेटी का सवाल है,
उसे किताबों के साथ साथ किताबों के आगे भी सीखना। आपसी संवाद का एक और उद्देश्य है कि जमीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऐसे मौके उपलब्ध कराना है कि वो अपने कार्यों और प्रयासों के अनुभव पर गहराई से विचार कर सके और अन्य लोगों और प्रदेशों के अनुभवों को समकक्ष रखकर इनके विश्लेषण के, समीक्षात्मक अध्ययन के प्रयास कर सके और इन प्रयासों को, इस विश्लेषण को भी आपस में साझा कर सके। तो इस प्रकार जीवन के इन अनुत्तरित प्रश्नों के समाधान की कोशिश जैसे हम लोग आपस में कर रहे हैं वैसे रेखा मैडम भी कर रही थी और उन्होंने एक अभूतपूर्व संकल्प कर लिया था, ये निश्चय कर लिया था कि विद्यालय खुलने पर बेटी को गांव के ही शासकीय स्कूल में एडमिशन दिला देगी। और जैसे ही उनका ये संकल्प दृढ़ हुआ था वैसे ही एक टैक्सी करके और जाके वो पारुल को गांव में ले आई थी। हाँ, उसकी विशेष तैयारी के लिए 2 ऑनलाइन कोर्सेज में भी उन्होंने एडमिशन दिला दिया था और ये निश्चय कर लिया था कि अब उन्हें एक और तो अपने बालिका को यहाँ के इस शासकीय विद्यालय में अध्ययन कराना है और दूसरी बात, इस शासकीय विद्यालय को उतना ही भव्य, उतना ही प्रतिष्ठित बनाना है जैसे प्रतिष्ठित स्कूल की संकल्पना अपनी बेटी के लिए उन्होंने वर्षों से कर रखी है। साथियों, यही बात विचारणीय है। कुछ निजी स्कूलों की बात जाने दें जो अच्छे प्रतिष्ठित स्कूल हैं, उसके अलावा हमने देखा है प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में दड़बों जैसे जो निजी विद्यालय चल रहे हैं। आखिर क्यों? क्या उनमें शिक्षा की उतनी सुविधाएं हैं? लेकिन वो भी हमसे बाजी मार ले जाते हैं कभी कभी। क्या हमने गंभीरता से कभी विचार किया है? ठीक, आज तक हमने विचार नहीं किया, लेकिन आज इस विचार मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस संदर्भ में भी हम लोग गंभीरतापूर्वक चिंतन करें। टूटे खपरेल वाली छतें, चित्रों की नाई, बारह खड़ी या सवालों को उतारते हुए हमारे बच्चे, ऐसी तस्वीर क्यों बना दी हमने अपने शासकीय विद्यालयों की? क्यों बच्चे कुछ उतारते रहते हैं या फिर कुछ रेसिटेशन करते रहते हैं? वो जीवंतता क्यों नहीं है जो उनको यहाँ आने के लिए प्रेरित कर सके? ये सत्र ऐसे ही गया, लेकिन अभी सत्र हमारे सामने है, जब तक जिसके लिए हमें एक योजना बनानी है, एक निश्चय करना है कि हम अपने विद्यालयों को भी एक प्रतिष्ठित स्कूल के समान, एक अच्छी मजबूत बुनियाद वाले स्कूल के समान दर्जा दिलाने में कामयाब हो सके। तो रेखा मैडम ने पारुल की विशेष तैयारी के लिए एक ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन करा दिया था और वो सोच रही थी कि यदि इस तरह का प्रयास वो जारी रखेगी तो इन प्रयासों से कुकुरमुत्ते की तरह जन्म ले रहे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों पर संभवतः विराम लग सकेगा। अब 2-4 दिन हो गए थे पारुल को गांव में आए हुए, तो आज उसको लगा कि आज गांव में जाकर बच्चों की प्रगति का जायजा ले ले।
अब वो गांव में जाने के लिए जैसे ही तैयार होकर निकली, देखा कि माँ और पारुल दोनों अपने अपने दस्ताने और मास्क वास्क पहने हुए तैयार खड़े थे। रेखा मैडम ने जाते हुए जताने की कोशिश की कि मैं अभी आती हूँ, और अपना स्कूटर बाहर निकाला। दोनों सामने आकर खड़ी हो गई। माँ ने कहा, हम लोग भी चल रहे हैं, लेकिन क्यों, क्या जरूरत है आप लोगों की? माँ ने समझाया, देखो बेटा, पारुल को अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए 3 बजे ज्वाइन होना है। अभी बजे हैं 11:30। तब तक यदि ये हमारे साथ चलती है तो एक आध जगह जाके बच्चों को कुछ गणित, कुछ भाषा सिखाने में शायद सहयोग कर सके, और ये सहयोग करने से उसका कोई नुकसान थोड़ी होगा, बल्कि उसकी अपनी बुनियाद भी तो मजबूत होगी। रेखा मैडम को ये बात गलत नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसका मन अभी डर रहा था। चलो अपन पूरी तैयारी के साथ चलते हैं, माँ ने समझाया, और तीनों निकल पड़े थे, केवल यह धारणा मन में संकल्पित करके कि गांव के हर बच्चे से किताबों की दोस्ती कराना ही है और गांव के हर बालक को जागरूक करना ही है। तो साथियों, इसी प्रकार संवाद चलते रहे, भले ही पल बदलते रहे, और अनुत्तरित सवालों के यूं ही हल निकलते रहें। साथियों, संवाद चलते रहें, पल बदलते रहें, और अनुत्तरित सवालों के हल यूं ही निकलते